हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? तो देखिए 31 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है। ठीक है, लगभग 29 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे जो है पश्चिमी छोर बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जबकि सबसे पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, भारत के भूमि का देशांतरीय विस्तार भी लगभग 29 डिग्री का है, 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा है? तो यहाँ पे 32 का होगा सी ऑप्शन 9। तो भारत के 9 राज्यों की समुद्री तट रेखा है। भारत के 9 राज्य जिनकी समुद्र तट रेखा है वे है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री तट रेखा है। ठीक है, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी समुद्री तट रेखा है वे है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली एवं तथा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी है? 33 का ए ऑप्शन। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के बीच की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई जो है लगभग 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। और भारत के कुल तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की कुल लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का कोई भी भाग एनसीआर में शामिल नहीं है? 34 का सी ऑप्शन पंजाब। तो देखिए, पंजाब राज्य का कोई भी भाग एनसीआर में शामिल एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र शासित प्रदेश तटीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली, अर्थात ये जो है आपको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी दिल्ली की सीमा सिर्फ 2 राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा से मिलते हैं। एनसीटी दिल्ली के चारों ओर उससे जुड़ा एक क्षेत्र है जिसे नेशनल रीजन अर्थात एनसीआर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एनसीआर के तहत एनसीटी दिल्ली हरियाणा के लगभग 14 जिले, उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिले एवं राजस्थान के 2 जिले आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ज़िले जो एनसीआर में है वो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर एवं हापुड़। राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर एनसीआर के अंतर्गत जो है आते हैं। और हरियाणा के जो है ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं फरीदाबाद, उबरित, ठीक है, गुरुग्राम, चरखी दादरी, रोहतक, उसके बाद है सोनीपत, उसके बाद है रेवाड़ी, ठीक है, पानीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, जिंद एवं करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय की किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बी ऑप्शन। तो देखिए, नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, तीस्ता एवं, तो याद रखना है कि नेपाल हिमालय जो है किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। तो हिमालय पर्वत क्षेत्र का बंटवारा पश्चिम से पूर्व की ओर
और नदियों को सीमा मानते हुए किया गया है। ठीक है, इस बंटवारा या विभाजन को हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहा जाता है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में पश्चिम से पूर्व की ओर खंड हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एवं असम हिमालय। ठीक है, उसके बाद देखिए पश्चिम में सिंध एवं पूर्व में सतलज नदी के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर है कि पश्चिम में सतलज एवं पूर्व में काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। पश्चिम में काली एवं पूर्व में तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। पश्चिम में तीस्ता एवं पूर्व में रिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। 36 है कि मरखा घाटी निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सी ऑप्शन लद्दाख। तो देखिए मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। दून घाटी, ठीक है, नेलांग घाटी, उसके बाद है थर्मा घाटी, फूलों की घाटी, शौर्य घाटी और जौहर घाटी, ये सभी जो है उत्तराखंड की प्रसिद्ध चोटियां हैं। नेक्स्ट फिर है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है? तो बी ऑप्शन अरावली। तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। गुरु शिखर जो है चोटी अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर स्थित है। आबू पहाड़ी में जो है जैनियों का प्रसिद्ध धर्म जो स्थल दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो धूपगढ़ है जो सतपुरा श्रेणी के महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाल घाट दर्रा किसके बीच में है? बी ऑप्शन। तो देखिए थाल घाट जो है ये महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और नासिक के बीच में है। थाल घाट जो पश्चिम घाट का एक हिस्सा है जो महाराष्ट्र के कचरा शहर के निकट है। ठीक है, थाल घाट मुंबई नासिक के बीच जो मार्ग प्रदान करता है। मुंबई एवं पुणे के बीच जो है मार्ग भोर घाट दर्रा को प्रदान करता है। फिर केरल में पलक्कड़ एवं कोयम्बटूर के बीच मार्ग जो है पालघाट दर्रा उपलब्ध है। केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरई के बीच जो है सेनकोटा गैप स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में कोसी के मैदान के पश्चिम में कौन नदी है? कमला। तो बिहार में कोसी के मैदान के पश्चिम में कमला नदी है। कोसी के मैदान के उत्तर में नेपाल की सीमा, इसके दक्षिण में गंगा नदी, इसके पूर्व में महानंदा का मैदान एवं इसके पश्चिम में कमला नदी है। ठीक है, अब देखिए बिहार के उत्तर मैदान के उपखंडों की स्थिति पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमानुसार जो है घाघरा का मैदान, गंडक का मैदान, बागमती का मैदान, कमला का मैदान, कोशी का मैदान एवं महानंदा का मैदान। फिर है कि कोशी का मैदान बिहार के उत्तरी के मैदानी लगभग छठा भाग धारण करता है। 40 से भारत संघ के संस्थापक कौन थे? डी ऑप्शन। तो देखिए भारत संघ के संस्थापक जो है संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस हैं। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में जो है बंगाल में हुई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संस्था है। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य भारत के लोगों में बौद्धिक एवं राजनीतिक चेतना का विकास करना तथा राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करना। तो इस एसोसिएशन ने सिविल सेवा में अधिकतम आयु जो है 19 वर्ष करने का विरोध किया था। ठीक है, तो अधिकतम आयु जो है सीमा 21 वर्ष से 21 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन एसोसिएशन के दमनकारी हथियार अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आदि का विरोध किया था। नेक्स्ट फिर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? ए ऑप्शन।
तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, उसके बाद है इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, जोसेफ जो बत्तीस्ता, ठीक है, बत्तीस्ता, NM जोशी इत्यादि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। 42 है, झारखंड के देवघर जिला के किस गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? 42 का ए रोहिणी। तो झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव में 32 मीटर रेजिमेंट के 3 सैनिक द्वारा मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट की हत्या की। रोहिणी के 3 विद्रोही सैनिकों को 16 जून को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें तो 3 जुलाई 1857 को पटना में जो है पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई। पटना में अफीम व्यापार का ब्रिटिश एजेंट जो है लाइल मारा गया। पीर अली एवं उनके समर्थकों ने पटना में मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, उसके बाद 25 जुलाई 1857 को दानापुर सैन्य छावनी के विद्रोही आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह मिले। कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 का प्रभावकारी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कथा निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम जो है नीचे दिए गए हैं, कूट के अनुसार याद कीजिए। 43 का होगा बी ऑप्शन। पहले दो डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, फिर होगा फर्स्ट यानी जालियांवाला बाग नरसंहार, फिर होगा थर्ड यानी 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, तो डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 में कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर से 27 सितंबर 1919 से 1 फरवरी 1920 तक चला। ठीक है, अब देखिए कि रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 जो है पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44। नेक्स्ट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो 44 का होगा आपको ए ऑप्शन, जॉर्ज पंचम। 3 गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक जॉर्ज पंचम था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों को आयोजन जो है लंदन में वर्ष 2010 से 1200 देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ए ऑप्शन, यानी तीन गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक जॉर्ज पंचम था। तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में वर्ष 1930 से 1932 के दौरान हुआ था। ब्रिटेन के शासक के रूप में जॉर्ज पंचम का शासनकाल 1910 से 1936 तक रहा है। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री जो है मैकडोनाल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें फिर है कि वर्ष 1930 में लाल कुर्ती आंदोलन किस भाग में चला था? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन 1930 में भारत की पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चलाया गया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के विचारों के बड़े समर्थक एवं अनुयायी थे, अतः इन्हें सीमांत गांधी भी कहा गया। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान भारत विभाजन के विरोधी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो 46 का भी कर्नल नील। तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील था। ठीक है,
फिर है सूर्योदय। फिर नेक्स्ट देखिए 46 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए कि हीरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन किया था। कर्नल नील ने इलाहाबाद एवं बनारस में विद्रोह का दमन किया। कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया। इलाहाबाद में विद्रोह के जो है मुख्य नेता लियाकत अली थे, ठीक है। बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया है, ठीक है। फिर है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया है। और फतेहपुर में विद्रोह के नेता अजीमुल्ला एवं अजैब, ठीक है, अजीमुल्ला एवं फैजाबाद के नेता, ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला थे। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई? तो सी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन के दौरान। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता मजहरुल हक ने पटना के दीघा क्षेत्र के अपने मित्र खैरू मियाँ के रूप जो है के द्वारा दिए गए जमीन पर सदाकत आश्रम का स्थापना कराया था। सदाकत आश्रम बिहार में कांग्रेस के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को उसकी संसद, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को जो है यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल जो है होने की अनुमति प्रदान कर सके? 48 का भी अनुच्छेद 2, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 जो है 2 से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके। अनुच्छेद 1 में उल्लेख है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और जो है वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं। अब देखिए कि अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधान मंडलों का गठन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का जो उत्पादन या सृजन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं की संरचना शामिल है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है तो यहाँ पे इसका जो राइट होगा 48 का ई ऑप्शन, 48 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अनुच्छेद सेकंड यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके? तो 48 का हो जाएगा आपको अनुच्छेद 2। अब देखिए 49 का क्या है? 49 का है डी ऑप्शन, ठीक है। तो किस जो है राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जाता है या किसी राज्य में से विधान परिषद का जो उत्साधन किया जाता है, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 49 का होगा ई ऑप्शन, ठीक है। 49 का क्या होगा? ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य में विधान परिषद का सृजन या राज्य से विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है, ठीक है। ये जो है अनुच्छेद 169 में है, ठीक। अनुच्छेद 168 में जो है राज्यों के विधानमंडलों का गठन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का जो उत्साधन या सृजन से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधान सभाओं की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट फिर है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन। तो देखिए एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी को दो रोजगार के बीच जो है संक्रमण स्थिति या अवधि के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की जो है निश्चित दर पर 3 वर्ष में
स्वयं 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो यहाँ पे जो देखें 3 वर्ष में कहता स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, ठीक है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर आपको पता करना है। तो यदि दर पता करना है, 8 गुनी हो जाती है यानी मिश्रधन की बात हो रहा है, तो देखिए 8 गुनी हो जाती है यानी मिश्रधन जो है, मिश्रधन कितना है 8 है, ठीक है, मिश्रधन कितना है 8 है। मान लीजिए मूलधन, यदि मूलधन मान लेते हैं यदि 1 है, ठीक है, मूलधन 1 मान लेते हैं, तो मिश्रधन कितना होगा 1 इंटू 8, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बाई 100 के पावर में क्या होगा, तो टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मिश्रधन कितना 8, तो 8 बराबर होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा में 100 के पावर में 3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको, ये जो है 3 इधर आएगा, तो 3 ये हो जाएगा क्यूब रूट, तो ये होगा 2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। तो 2 में से 1, 2 ये 1 इधर चला आएगा, तो कितना होगा 2 माइनस 1, 1, तो 1 गुने 100 बराबर आर, तो 100%, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक व्यक्ति अपनी किसी वस्तु पर मूल्य से 25% जो है अंकित, 25% जो है अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, क्रय मूल्य से। तो यहाँ पे यदि देखें, यदि क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं सीपी, तो यहाँ पे एमपी जो हो जाएगा ये कितना होगा 125, कितना होगा 125। अब देखिए किंतु उस पर 12.5 की छूट, तो सेलिंग प्राइस, तो 12.5 की छूट कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए 125 का 12.5 यानी 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया तो कितना होगा 8, ठीक, बट्टा में हो जाएगा आपको 100, बट्टा में कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ से यदि आप देखें 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक है, 25 पंचे 25 चौका 100। अब देखिए 5 चौका 20, 7 पंचे 35, 2 37, हासिल 3, 8 पंचे 40, 3 43, 43, अब बट्टा में कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, यानी 437/4, ठीक है। अब कहता है कि यदि वह वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, तो विक्रय मूल्य आपको पता है 437/4, इसका मूल्य कितना है 875। आपको उसका क्रय मूल्य निकालना है, यानी 100 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना बट्टा में, तो ये हो जाएगा गुना में 4, बट्टा में हो जाएगा 437, और 100 का मान निकालना है गुना में 100, ठीक है। तो इस तरह से यदि देखें तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, तो 52 का हो जाएगा आपको 800 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 800, ठीक है। या नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए कितना है 25% अधिक कर रहा है, तो 125x, ठीक है, और इतना की छूट दिया जाता है, यानी 100 माइनस 12.5%, ये बराबर है 875 के, ठीक, 875 के बराबर है। तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा 8, x का मान 8, तो क्रय मूल्य निकालना है 100x का मान, तो 100 गुने 8, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में किस में शांत दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव। तो देखिए वे परिमेय संख्या जो p बट्टा q के रूप में होते हैं तथा p में q से भाग देने पर से शून्य हो जाता है, उन्हें शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो शांत दशमलव कहते हैं। अब देखिए ये जो हो जाएगा आपको इसका सी ऑप्शन, यदि देखें तो सी ऑप्शन क्या है राइट है। यदि नीचे में केवल 2 मिले तो शांत होगा, नीचे में केवल 5 मिले तो शांत होगा, नीचे में 2 और 5 दोनों मिले तभी शांत होगा, तो नीचे में 5 है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि इतना बराबर इतना है
तो ए और बी का मान, तो ये होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, ठीक है, प्लस 3a² बी प्लस 3ab, ठीक है, इंटू ए प्लस बी कर दीजिए प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी बराबर में होगा ए प्लस बी रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2√2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में ये हो जाएगा आपको 6, ठीक है, प्लस में हो जाएगा आपको, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस का 3√2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2√2 प्लस 7 प्लस 3√2, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5√2 बराबर ए प्लस बी रूट टू। ए का मान होगा 7 और बी का मान होगा जो है 7, ए का मान 7, बी का मान देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा 5√2, तो 3 और कितना 7 और 5, तो ए 7 बी 5, ए माइनस बी करा है तो 7 में से 5 गया तो कितना होगा 2, यानी इसका राइट आंसर होगा ए माइनस बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है और उनका महत्तम समापवर्तक दे दिया गया है, तो ये संख्याएं हैं, तो ये संख्या होगा 12, 1 गुने 12, 2 गुने 12 24, 3 गुने 12 जो है 12 36, तो 12 24 36 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी हो जाएगा 2/3, ठीक है, बी बाई सी क्या होगा 1/3, तो बी का मान देखिए, बी का मान कितना है, यहाँ पे बी है 3, यहाँ पे बी है 1, इसको 3 से गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये होगा 3/9, ठीक है, 3/में क्या होगा 9, तो ए है 2, बी है 3, सी है 9, तो 2 3 9 इसका रेशियो होगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, ठीक है, 12 विद्यार्थियों के जो है प्राप्तांक औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक 75 है, तो कक्षा के प्राप्तांकों का औसत क्या है, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए 12 विद्यार्थियों का 80 है, तो 12 गुने 80 ये हो जाएगा 960, बचा कितना 18, चूँकि टोटल 30 है तो 18 विद्यार्थियों का औसत है 75, ये हो जाएगा टोटल 1350, तो 30 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 0 6 5 11, ठीक है, 9 3 12 1 13, ये हो जाएगा 2310/30, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 77, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 साल है। 7 वर्ष पहले ए और बी 7 वर्ष पहले ए की आयु बी का इतना गुना था, ए की आयु बी का 2.5 गुना, तो ये जो हो जाएगा, ये यदि 1 है तो कितना होगा 2.5, ठीक है, ए की आयु बी का 2.5 गुना, ठीक, दशमलव आएंगे 0, 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है, 5:2 है, तो कहता है ए की वर्तमान आयु क्या है, ये 7 वर्ष पहले है, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले है और अभी का वर्तमान का कितना है 77, तो यदि इसमें से 14 घटा दें तो 7 वर्ष पहले चले जाएंगे, तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से गया 6, इन दोनों में अंतर कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 63, 1 यूनिट का मान होगा 3 2 6 21, तो हमको निकालना है यहाँ पे 5 यूनिट का मान कितना हो गया 1 5 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पे जो है आपको कह रहा है किसका, तो ए की वर्तमान आयु, ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितना होगा, ए की वर्तमान आयु कितना होगा, तो 58 में यदि देखें तो 58 में यदि देखें तो यहाँ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग है 77 साल, ठीक है, कितना है 77 साल, ठीक, वर्तमान है, यहाँ पे जो दे दिया गया है ये 7 वर्ष पहले की है,
ठीक है, ये जो दे दिया गया है ये 7 वर्ष पहले, तो 7 में से 4 गया 3, ये हो गया कितना 63। इन दोनों में अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 यूनिट का मान जो है, 3 यूनिट का मान कितना है, तो 7 है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का कुल योग 77 है। 7 साल पहले, 7 साल पहले ए और बी, 7 साल पहले जो है ए की आयु बी का 2.5 गुना, ए की आयु बी का 2.5 गुना है। दशमलव रहेंगे 0.5 से देंगे तो 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 25, 5 दूनी 10। अब देखिए ये 7 वर्ष पहले की बात है। ठीक, 7 वर्ष पहले की बात है। यहाँ पे जो है 7 14 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 7 में से गया 6। देखिए योग है तो 5 अदू कितना है 7, तो 7 यूनिट का मान होगा 63। 1 यूनिट का मान कितना होगा 9, 7 मार 63, तो 5 यूनिट का मान 9 5 45। और चूँकि ये 7 वर्ष पहले की है तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितना होगा 7 5 12 4 1 5, यानी कितना होगा 52 वर्ष हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता कौन सा कथन सत्य है, तो बी ऑप्शन। तो देखिए ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ठीक है, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में जो है घनत्व की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में जो है सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, और ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके तारत्व से है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम खाली स्थान के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। बी ऑप्शन भोजन। पौधों में जो फ्लोएम है ये भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक है। चालनी जो नलिकाएं संवहनी पौधों के फ्लोएम में पाए जाते हैं। चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में सहकोशिकाएं जो है स्थित रहता है। ठीक है, फ्लोएम तंतु फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। फिर है कि निम्नलिखित में कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। 61 का 1 पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। इस उत्तक की कोशिका में सघन कोशाद्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के मध्य में एक जो है बड़ी रसधानी रहती है। कुछ पेरेन्काइमा में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन उत्तकों को हरित उत्तक या क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में तैरने के लिए जो है गुहिकाएँ रहती हैं जो मृदुतक के बीच पाई जाती हैं। फिर है क्लोरेन्काइमा उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान जो है बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए खालिस्तान धातु का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन टंगस्टन। तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का जो है उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा जो है निकालकर निष्क्रिय गैस भरा जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण। वेग और समय, तो सी ऑप्शन। तो v बराबर u प्लस ए टी। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने के लिए समीकरण है v बराबर u प्लस का ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है 64 नंबर कि पौधों में फ्लोएम के निर्माण के लिए भाग लेने वाली कोशिकाएं, तो डी ऑप्शन। तो देखिए फ्लोएम के निर्माण के लिए विकल्प, फ्लोएम 4 तत्वों का बना होता है। चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ठीक है, तो फ्लोएम के निर्माण के लिए विकल्प में एक से अधिक जो है कोशिकाएं भाग लेती है। जाइलम भी पौधों की जड़ तथा तना पत्तियों में पाया जाता है। इन्हें चलन उत्तक भी कहते हैं। वाहिकाएं जाइलम का भाग
पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 65 का बी, यानी हासित और छोटा। ठीक है, तो यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद हमेशा जो हासित या छोटा बनता है। यह हमेशा प्रकाश केंद्र एवं फोकस के बीच बनेगा। अवतल लेंस में वस्तु के अनंत पर रहने पर प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यह हमेशा मीटर इनवर्स में मापा जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक जो है पैर पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? तो बी ऑप्शन, तो पैड और रिम के बीच का घर्षण। तो जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पहिया को स्पर्श करता है, तब पैड और रिम के बीच घर्षण बल पहिया की गति को रोकता है। घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है। घर्षण बल जो है अभिलंब बल का समानुपाती होता है। घर्षण बल जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि घर्षण को कम करने के लिए स्नेह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा स्नेह ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर है कि 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ए ऑप्शन, जयपुर में। 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ था। जनवरी 2023 में ही अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक, ठीक है, महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ था। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में नागपुर, ठीक है, स्थित राष्ट्रसंघ जो है तुक डीजी महाराज विश्वविद्यालय में किया गया था। ठीक है, और अगस्त 2023 को पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन श्री गांधीनगर में किया गया। फिर है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक, तो सी ऑप्शन, शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है। योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। ठीक है, रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक नारायणन वाघुल हैं। ठीक है, और हाल ही में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के ऊपर डॉक्टर MN हसन द्वारा वार एंड वुमन पुस्तक जो है लिखा है। इंडियन नॉलेज सुप्रीमेसी दी न्यू डॉन पुस्तक जो है ये डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, 69 है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर जो है कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया है? बी ऑप्शन, माया। ठीक है, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर माया नामक नया स्वदेश में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया है। माया भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका निर्माण उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हेरॉन ड्रोन मार्क 2 को शामिल किया है। ठीक है, उसके बाद है कि स्वाति नामक पर्वतीय रडार को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, कहा 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महलनोबिस किस पेशे से जुड़े हैं? 70 का सी, डॉक्टर। तो 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महलनोबिस डॉक्टर पेशे से जुड़े हैं। वर्ष 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री 91 जो है पद्म श्री पुरस्कार पद्म जो है
की पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के जनक जो है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर